कोई भी पार्टी अगर ग्राउंड से काम करना शुरू करे, 5-10 साल काम करे ढंग से, तो बिल्ड कर सकती है। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है। क्लास सेंसस का जो ये बार बार नहीं, ये अटेम्प्ट चलता रहेगा। जहां जहां भी नेक्स्ट पीढ़ी को वो पार्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आप देखिए वहां पे दिक्कतें क्या आ रही है। बीएसपी में देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, आप टीएमसी में देखिए कैसे दिक्कत आ रही है, जबकि अभिषेक ठीक है मोटा मोटी। आप बीजू जनता दल में देखिए क्या दिक्कत आ रही है। जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी, उन्होंने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा, और उस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां भी रुके, कभी रिपोर्टर से, कभी कोई टीचर से, कभी किसी ऐसी राह चलते लड़के, सबसे उसी जाति पूछते रहे। राजद जो ओवरऑल कैंडिडेट, ओवरऑल जो जीत के आए सदन में, उसमें से 25% यादव एमएलएस थे। और अगर आप सिर्फ आरजेडी का देखेंगे तो 40% यादव कैंडिडेट्स थे। पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी प्रकार से जो दलित जातियां हैं उनको कन्विंस कर दूं कि नहीं, हिंदू तो अलग है, तुम अलग हो, ताकि मैं उसको तोड़ के कंसोलिडेट कर लूं। मुझे लगता है कि वो शायद इतने परिपक्व तो हैं, अगर उनको जिस वक्त भी लगेगा कि मैं अब लीड करने के स्टेज पे नहीं हूं राज्य को, वो उनका डिसीजन है। मुझे लगता है क्या रहा है, ऑनरेबल एग्जिट हो जाना चाहिए। अब जब तक नीतीश कुमार के साथ रहे, आपने उस कालखंड को इस किताब से अलग रखा है। जो एक उनका इतिहास चला आ रहा है जेएनयू से, वो ना थोड़ा वॉश ऑफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है, जो पर्सनली। क्योंकि अभी भी जब ग्राउंड पे आप कई बार जाएंगे तो एक वर्ग जो शायद उन्हें वोट करता, वो इससे बहुत चिढ़ा हुआ रहता है कि तुमने देश विरोधी बातें करी है। सभी किसी न किसी कास्ट को ही केटर करती है मोस्टली। आप राजद का, आपने एमवाई समीकरण की बात की, आप लोजपा को देख लीजिए, आप विकास साहनी जी की पार्टी को देख लीजिए, आप कुशवाहा जी की पार्टी को देख लीजिए, आप मांझी जी की पार्टी को देख लीजिए। जदयू ने थोड़ा इससे बचने का प्रयास किया क्योंकि नीतीश जी ने बहुत कॉन्शियसली। तो नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल पंडित के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा, और आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान आए हैं झारखंड से, मृत्युंजय शर्मा जी। आपको याद होगा, इनकी एक किताब ब्रोकन प्रोमिसेस ने जबरदस्त धूम मचाया था। वन ऑफ द बेस्ट सेलर है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के ही संदर्भ में। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहला तो आपकी किताब के बारे में ही हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ब्रोकन प्रोमिसेस। तो ये ब्रोकन प्रोमिसेस क्या 1990 के बाद का आपने जिक्र किया है, से लेकर के अभी तक का आपने ब्रोकन प्रोमिसेस का जिक्र किया है, या आप जब तक नीतीश कुमार के साथ रहे आपने उस कालखंड को इस किताब से अलग रखा है? बेसिक कोर अगर आप किताब का देखेंगे तो वो 1990 से 2005 है। क्योंकि वैसे अगर ब्रोकन प्रोमिसेस की बात करें तो इतिहास में और भी कई सारे ब्रोकन प्रोमिसेस हैं, उसके बाद भी है। लेकिन वो जो कालखंड है, मुझे लगता है वो एकदम स्टैंड आउट करता है ब्रोकन प्रोमिसेस के एकदम पराकाष्ठा के तौर पे। तो बुक को अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है, जब से स्टेट बना, फिर क्या सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस आए, मेजर इवेंट्स आए आज़ादी के बाद, फिर जेपी आंदोलन, कांग्रेस कैसे गिरी, और फिर कैसे लालू जी का उदय होता है, और 90 से 2005, और फिर 2005 से 2010 का एक चैप्टर है जिसमें जब नीतीश जी आते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं और थोड़ा सा मुझसे बाहर आने का प्रयास करते हैं। तो ये पूरा बुक का कॉन्टेक्स्ट है। हम समझना चाहते हैं, यहाँ पर आपने जिक्र किया है कास्ट लाइंस में, बड़ा रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है बिहार में कास्ट लाइंस को लेकर के। ये कहा जाता है जैसे एमवाई समीकरण है, वो लालू जी ने उसको एक तरीके से साध लिया, और ऐसा प्रतीत होता है, मैं 2014 से लगातार चुनाव कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये समीकरण जो है टूटा नहीं है, मोर और लेस इंटैक्ट रहता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद लोकसभा के चुनाव में कुछ हद तक माइग्रेट करता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक तो माइग्रेट नहीं करता है। आपकी क्या समझ है? जी बिल्कुल। वैसे आप देखेंगे तो कास्ट इंडिया में हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर जगह उसका जो एक मैनिफेस्टेशन होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। बिहार में एकदम ही अलग है, और उस सेंस में आप देखेंगे तो एक वोटिंग पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस होता है अपने कास्ट के कैंडिडेट के लिए। और कुछ पार्टियों ने एक प्रकार से, और जितनी इनफैक्ट रीजनल पार्टीज हैं, करीब करीब आप देख लीजिए, सभी किसी न किसी कास्ट को ही केटर करती है मोस्टली। आप राजद का, आपने एमवाई समीकरण की बात की, आप लोजपा को देख लीजिए, आप विकास साहनी जी की पार्टी को देख लीजिए, आप कुशवाहा जी की पार्टी को देख लीजिए, आप मांझी जी की पार्टी को देख लीजिए। जदयू ने थोड़ा इससे बचने का प्रयास किया क्योंकि नीतीश जी ने बहुत कॉन्शियसली एक कोशिश की थी शुरू से कि एक कास्ट से हम बहुत अटैच ना हो, लेकिन उसको भी आप देखेंगे एक प्रकार से ईबीसी वोटर्स, वुमेन वोटर्स, उसको उसका तो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या किया कि भाई एक तरफ अगर कंसोलिडेशन हो रहा था तो इन्होंने रिवर्स कंसोलिडेशन शुरू करा दिया। और मुझे लगता है कि तकरीबन हर तबके का, खास करके महिलाओं का एक सर्टेन परसेंटेज नीतीश जी के पक्ष में आया।
ये जो रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में इरोड करेगा? हालांकि देखिए क्या है कि MOI को छोड़ करके A to Z का भी जिक्र करना शुरू कर दिया। आपको स्मरण होगा कि 2014 के चुनाव में कोशिश किया जा रहा था कि भाई हम लाइबिलिटी ना लें, माता पिता की लाइबिलिटी ना लें, बैगेज ना लें, लीगेसी तो जरूर लैप अप करें। ये संभव है क्या? दो चीजें हैं। एक तो जो आपने लेगेसी वाली बात करी, मुझे ध्यान है उसमें लालू जी के फोटोज पोस्टर से हटा दिए गए थे ताकि वो याद ना आए कि जंगल राज जैसी कोई चीज थी। उन्होंने A to Z की भी बात करी तेजस्वी ने। लेकिन क्या होता है, आप जो बोलते हैं और एक्शन में जो करते हैं, अगर उसमें कोहेरेंस नहीं है तो जनता को विश्वास नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं डेटा देता हूँ। अब 2014 की ही बात करें, 2015 में जब चुनाव हुए थे और नीतीश जी और लालू जी साथ में चुनाव लड़े थे, राजद के अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, राजद जो ओवरऑल जो जीत के आए सदन में, उसमें से 25% यादव MLAs थे। और अगर आप सिर्फ RJD का देखेंगे तो 40% यादव कैंडिडेट्स थे। तो आप बोल तो रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर तो आप एकदम प्रोपोर्शन में दीजिए ना। तो A to Z आप बोलते हैं, फिर जैसे आप अपनी कार्यकारिणी देख लीजिए, आप जनरली कितने कास्ट के उसमें लोग उसको देख लीजिए। आप जब मुद्दों की बात करते हैं तो जैसे आप कास्ट सेंसस पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं, क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ OBC वोट बैंक को एक तो टारगेट करा, उसमें भी मैं उसका बहुत अल्टीरियर मोटिव मानता हूं। जो पूरा कास्ट सेंसस हुआ, देखिए आप, कहा गया था कि जब कास्ट सेंसस होगा तो उसके स्पेसिफिक कास्ट के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएंगी। मुझे तो नहीं पता कि आज तक एक भी पॉलिसी बनी किसी कास्ट के लिए नहीं, सिर्फ यादव की संख्या। एग्जैक्टली उसका इंटेंशन सिर्फ यही था कि एक प्रकार से वो लेजिटिमाइज करके असर्ट कर दिया जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे कास्ट का है, तो मुख्यमंत्री इसी जाति से आनी चाहिए। और उसके लिए तेजस्वी जी ने पूरा एक चक्रव्यूह रचा कि कास्ट सेंसस होगा तो सारी जातियों के लिए पॉलिसीज बनेंगी। और अब कोई पॉलिसी की बात नहीं करता। राहुल गांधी क्यों फिर तब इस मुद्दे को इतना भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि मैंने देखा इसका कोई बहुत फर्क तो पड़ा नहीं। कास्ट सेंसस यहाँ पर इतना ज़्यादा ये मुद्दा उछला बिहार में, और उसके बाद उछलने के बाद रिपोर्ट को पब्लिश भी कर दिया गया, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। बल्कि मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं स्वर्ण में जिनकी संख्या इतनी कम बताई गई तो वो तो रुष्ट हो गए। करेक्ट। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कास्ट सेंसस आने के बाद जो सबसे पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा क्या हुआ। सबसे पहले तो लोगों ने कोड वर्ड में अपनी जातियां लिखनी शुरू कर दी। उस पर सोशल मीडिया पे चर्चाएं शुरू हो गई कि तुम 3% हो, हम 4% है। तो 2% वाला बोल रहा है हमारा 2 तुम्हारे 10 के बराबर है। सिर्फ डिविजन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, फॉल्ट लाइंस कास्ट के, उसको हमने और उजागर कर दिया। हाँ। उसके बाद अगर आप एक भी पॉलिसी लेके आते किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए, तो मैं मान जाता कि उसका कुछ एडवांटेज हुआ। आपने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इसलिए कि लोग सिर्फ अपने परसेंटेजेस जान पाए और एक दूसरे फिर कह पाए कि हम तुमसे ज्यादा, हम तुमसे। रियल मोटिव क्या था? रियल मोटिव यही जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए क्या है कि अगर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ, जो दिख रहा है, जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूँ, ठीक है अयोध्या हार गए हो, लेकिन पोलराइजेशन की एक बड़ी भूमिका जरूर राम मंदिर ने किया। अहम बात, जिस तरीके से कुंभ का संचालन हुआ, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं गैल्वनाइज हो रहा है जी। ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि जागृति हो रही है और ये कंसोलिडेशन की तरफ लीड कर रहा है। दूसरी तरफ जो कुछ भी संभल में हुआ, नागपुर में हुआ, ऐसी घटनाएं, ये रिवर्स कंसोलिडेशन की ओर तो इशारा कर रहा है। और इसी बीच आपको नहीं लगता है कि ऐसे राजनेता जो बार बार कास्ट सेंसस की मांग करते हैं, वो सिर्फ डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर हिंदू वोट डिवाइडेड रहेगा तो वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाएंगे। आप अग्री करते हैं? एकदम अग्री करता हूं। डाइविंग हम करें इस विषय में तो यही निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल। अब देखिए सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी उन्होंने नाम दिया भारत जोड़ो यात्रा। और उस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां भी रुके, कभी रिपोर्टर से, कभी कोई टीचर से, कभी किसी ऐसी राह चलते लड़के, सबसे उसी जाति पूछते रहे। किस प्रकार का भारत जोड़ो है जिसमें हर जगह फिर बोल रहे हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कितनी ओबीसी हैं, तो सेक्रेटरीज में कितनी ओबीसी हैं। तो हर जगह आप जाति को कोट कर रहे हो और फिर बोलते हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं। यहां पे जो मेन लड़ाई है मुझे लगता है वो है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले, जो हिंदू है, उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हिंदू से पहले तुम ये जाति के आते हो। अगर वो मानने लगा कि मैं हिंदू हूं, मुंह तोड़ जवाब तो मिल गया, कुंभ में मुंह तोड़ जवाब मिल गया। और वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए एक प्रकार से ये हुआ है, मैं थोड़ा सा मानता हूं ये लड़ाई है कि मेरा धर्म पहले है कि मेरी जाति पहले, इसी की लड़ाई चल रही है। तो जो तेजस्वी करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी जाति पहले आती है, धर्म बाद में आता है। लेकिन आम जनता आप देखेंगे, खासकर हिंदू में ज्यादातर कास्ट वो ये मानने को तैयार नहीं है।
हो सकता है उसकी एफिनिटी फिर भी हो उस धर्म के अंदर एक अपने जाति विशेष के लिए, लेकिन वो जनरली ये मानने को तैयार नहीं होगा कि धर्म से पहले मेरी जाति आती है। तो वो अभी तक आपको सफल होते हुए नहीं दिखेंगे। तो फ्यूटाइल अटेम्प्ट लग रहा है कि ये होगा, ये कास्ट सेंसस का जो ये बार नहीं, ये अटेम्प्ट चलता रहेगा। क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, वो फॉल्ट लाइंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनको कंसोलिडेशन के लिए कोई फॉल्ट लाइन चाहिए। अभी उन्हें पता है कि अगर हिंदू कंसोलिडेटेड रहा तो वापस वो कभी सत्ता में नहीं आ रहे, और सबसे बड़ा इंडिया में अगर कोई फॉल्ट लाइन है तो वो कास्ट है। बिल्कुल। तो किसी ना किसी प्रकार से आज 10 साल बाद 20 साल बाद उस फॉल्ट लाइंस को यूज करने की जरूर कोशिश करेंगे, और वो सतत प्रयास जारी रहेगा इसके बीच कि हिंदू कंसोलिडेशन को किस प्रकार से तोड़ा जाए और कास्ट में हम किस प्रकार से उनकी आइडेंटिटी उनको बता पाए, ताकि फिर वो विरोध, जैसे आज देखिए आप उत्तर प्रदेश में जो वो चंद्रशेखर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मैंने 1-2 इंटरव्यूज देखा है उनसे। एंकर ने पूछा कि आप अपने को हिंदू मानते हैं, तो 3 बार हकला रहे हैं बोलने में कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि मैं हिंदू। उनको पूछा गया दलितों को आप हिंदू मानते हैं, तो ये है, वो उनकी अपनी चाह है, उनकी अपनी सोच है, सब बोल रहे हैं। सो पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी प्रकार से जो दलित जातियां हैं उनको कन्विंस कर दूं कि नहीं, हिंदू तो अलग है, तुम अलग हो, ताकि मैं उसको तोड़ के कंसोलिडेट कर लूं। वही कोशिश चल रही है। महाकुंभ जैसा जो आयोजन हुआ, जिसमें कि साफ तौर से कह रहे हैं योगी कि महाकुंभ को अलग अलग लोगों ने अपने नज़रिए से देखा, गिद्ध को लाशें देखी वगैरह वगैरह, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे? बिल्कुल, एक प्रकार से देखिए, मुझे लॉन्गर टर्म में थोड़ा आप देखेंगे तो 2014 के बाद से आपको देखेगा कि जनरल एक कॉन्शियसनेस हमारे कल्चरल हिस्ट्री के लिए, हमारे रिलीजन को लेके, हमारे इतिहास को लेके एक जनरल आपको इंक्रीज दिखेगा। आप जनरल पैटर्न्स देखेंगे 14 के बाद नई पीढ़ी में मंदिर जाने में, रिलीजियस प्लेसेस के टूरिज्म के नंबर्स आप देखेंगे, हमारे इतिहास पे जो किताबें लिखे जा रही हैं उस पे जब आप देखेंगे, रिलीजियस आजकल जो नए ऑथर्स इतने सारे आपको देखेंगे जो माइथोलॉजी पे बुक्स लिख रहे हैं, सब में बढ़ोतरी आई है। और उसी का एक जस्ट रिफ्लेक्शन है कुंभ एकदम अलग नहीं है। आप देखिए ना, बनारस के बड़ी तादाद में गए। एग्जैक्टली, मैं भी गया था और सोचिए कभी कल्पना हम नहीं कर सकते थे कि इस तरीके के इंतजामात होंगे जहां करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। ये एक विषय था। देखिए, ये मैं एक ऑथर से सवाल कर रहा था, लेकिन आप भाजपा के भी नेता हैं, झारखंड से आए हैं, तो कुछ रैपिड फायर राउंड में आपसे मैं पॉलिटिकल सवाल ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। क्या भाजपा हाल के दिनों में असहज हुई है, जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज बदल गया है नीतीश कुमार का? क्या भाजपा को ये डर नहीं सताने लगा है कि नीतीश विल मोर बी ऑफ अ बैगेज देन एन एसेट? आपको पता है, आपको डर सता रहा है कि 2015 की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आप नीतीश को एक तरीके से ढो रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हाँ, नीतीश जी ने स्विच किया है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, 2 बार इधर से उधर उन्होंने स्विच किया, लेकिन पिछले 1 साल में आप जनरली उनके बातों को देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, तो मुझे लगता है उन्होंने कोशिश की है कि जब मैं जाऊं एक पॉलिटिशियन के तौर पे रिटायर करूं, तो मेरी लेगेसी में ये ना बोला जाए कि यार ये बार बार स्विच करते थे। मेरी लेगेसी वो 2005 से 10 वाली डेवलपमेंट के रूप में हो। तो बहुत असर्ट किया उन्होंने मंचों से, आप देखेंगे बार बार वो खुद ही बोलते रहे हैं। ये क्यों कहा आपने कि 2005 से 10 के बाद से डेवलपमेंट एजेंडा रुक गया, अवरुद्ध हुआ? नहीं, मैं एक तो बोलूँ, नहीं, मैं उसको एपिटोम मानता हूं, मतलब पीक मानता हूं डेवलपमेंट का। उसके बाद भी डेवलपमेंट हुए हैं। इन्होंने अपना बेंचमार्क जो 2005 से 10 तक में सेट किया, उस बेंचमार्क को नीतीश कुमार खुद फिर कभी अचीव नहीं कर पाए। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे 2005 से 10 में क्या हुआ, 2005 पे हम एकदम बोल सकते हैं गर्त में थे, गर्त से भी नीचे अगर कोई शब्द हो तो उसमें थे। तो हेंस जो काम हुए इतनी रैपिडली दिखे, इतनी विजिबल थे। जब आप सड़कें बनाते हैं, बिजली लाते हैं, पानी लाते हैं, उतना विजिबल चेंज होता है कि आपको दिखने लगता है। सोशल पॉलिसीज जो आई, चाहे पंचायत में वुमेन रिजर्वेशन हो, बच्चियों को साइकिल देने का हो, ईबीसी ओबीसी बाइफर्केशन हो, तो जो बेसिक्स वो पूरे कवर हो गए थे उस साल। तो उसके बाद अब कुछ भी एड ऑन करेंगे वो आपको विजिबिलिटी नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं कि उसके बाद काम नहीं हुआ। मैं जैसे पटना में ही आया हूँ, मैं देखता हूं इतने, मैं फ्लाईओवर्स गिन नहीं पाता हूं कि पटना में कितने फ्लाईओवर्स होंगे। मेरे रांची में गिन के 2 फ्लाईओवर्स हैं। एक कंपेयर मैं सिंपल सा कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूं कि 5 से 10 वाला मैं पूरे भारत के, आजाद भारत के इतिहास में बोल रहा हूं। अगर चीफ मिनिस्टर्स के कार्यकालों की बात होगी तो शायद वो एकदम स्टैंड आउट करेगा कि वो कार्यकाल था जिसको हम मान सकते हैं कि डेवलपमेंट का एपिटोम। स्टैंड आउट तो कई मायने में करेगा, सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं। स्टैंड आउट तो इस मामले में भी करेगा ना कि कुर्सी बचाने के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं, कोई मोरालिटी तो है नहीं।
कोई मतलब कहते हैं कि वो आइडियोलॉजी की बात तो यहाँ पर है ही नहीं। उनके लिए आइडियोलॉजी सेम हो जाती है जब वो लालू से हाथ मिला लेते हैं, आइडियोलॉजी सेम हो जाती है जब भाजपा से हाथ मिलाते हैं। अलग बात है कि नाखून और ये सब भेज करके डीएनए की बात की थी नीतीश कुमार ने। ये थोड़ा असहज नहीं करता है भाजपा को? मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि 2 बार उन्होंने स्विच किया है, बट एज अ व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे, मैं बॉडी लैंग्वेजेस भी थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, भाषणों को ऑब्जर्व करता हूँ। आजकल तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा विचित्र सा हो गया है, कभी ऊपर ताकने लगते हैं, कभी किसी का पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं। पता चला कि सारे लोग खड़े हैं, कोई मतलब उनको नहीं, वो जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी घटना है, उस सबका तो जिक्र नहीं हो सकता है। पत्रकारों की तरफ संबोधित करके बहुत जिक्र करने लगते हैं। हो क्या गया है नीतीश कुमार को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है। मुझे लगता है कि शायद वो क्योंकि जितना करीब से मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, 2008 में भी बहुत लंबे समय तक मैं था, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैं प्रशंसक रहा था नीतीश कुमार का। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो 1996 में पलायन करके बिहार से बाहर गया था। दिल्ली में मेरी पूरी नौकरी हुई, सारे बड़े चैनलों में मैंने काम किया, लेकिन 2008 में उम्मीद की एक किरण मुझे लगी। ये जो बिहारी शब्द को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसके बाद कहीं भरोसा हुआ कि भाई मेरा स्टेट भी जागृत हो सकता है। इसने तो मतलब हज़ारों साल पहले क्या करके दिखाया था बिहार में, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं धूमिल सी हो गई है। और जैसे अलग अलग क्वार्टर से कहा जा रहा है कि नीतीश निर्णय कहाँ ले रहे हैं। अगर वास्तव में स्वास्थ्य खराब है तो क्यों पब्लिक डोमेन में उनको ला क्यों रहे हैं? वो हास्यास्पद होती चली जा रही है चीज़ें। नहीं, तो मैं इस पे कंजेक्चर नहीं करना चाहूँगा स्वास्थ्य, बिकॉज वो इस पे कुछ फैक्ट्स बाहर नहीं है अभी तक। जो भी है वो चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि वो शायद इतने परिपक्व तो हैं, अगर उनको जिस वक्त भी लगेगा कि मैं अब लीड करने के स्टेज पे नहीं हूँ राज्य को, वो उनका डिसीजन है। मुझे लगता है क्या रहा है, ऑनरेबल एग्जिट हो जाना चाहिए, अब कोई उत्तराधिकारी उनको जो है घोषित कर देना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तक उनको लगे और जब तक राज्य को लगे और जब तक पूरे अपरेटस को दिख रहा है कि वो लीड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी पॉलिसी मेकिंग शक्तियां देखी हैं, काम करने की शक्तियां देखी हैं, तो जब तक उस कैपेसिटी में वो काम कर पा रहे हैं तब तक रहना चाहिए। और ऑफ कोर्स उन्हें जब भी लगे कि अब उस कैपेसिटी पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो ऑफ कोर्स ऑनरेबल एग्जिट होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। अब बेटे की बात हो रही है, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर काबिलियत है तो युवाओं को तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार इस डाइकोटॉमी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? परिवारवाद के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं जी, और उसके बाद का फिर अब जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी भी एक तरह से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करे निशांत के लिए। आप कैसे देखते हैं इसको? बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे तो आप बीजेपी को और लेफ्ट को अगर छोड़ दें तो आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सरवाइव कर पाई अगर उसने अपने बच्चों को पावर ट्रांसफर नहीं किया। पूरे आप नॉर्थ से साउथ देख ले, आप कांग्रेस पकड़ ले, समाजवादी पार्टी पकड़ ले, आप यहाँ राजद पकड़ ले, आप साउथ में डीएमके पकड़ ले, जितनी पार्टियां हैं, आप शिवसेना को पकड़ ले, जितनी पार्टियां हैं, जहां जहां भी नेक्स्ट पीढ़ी को वो पार्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आप देखिए वहां पे दिक्कतें क्या आ रही है। बीएसपी में देख लीजिए क्या दिक्कत आ रही है, आप टीएमसी में देखिए कैसे दिक्कत आ रही है, जबकि अभिषेक ठीक है मोटा मोटी। आप बीजू जनता दल में देखिए क्या दिक्कत आ रही है। तो ये हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आपकी इनसाइट इसमें काफ़ी डीप है, इसलिए मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन कर देना। आपने जिन पॉलिटिकल पार्टीज का बात, समाजवादी पार्टी सर्वाइव इसलिए कर पाई क्योंकि वहाँ पर अब जो के बाद अखिलेश ये कर रहे हैं। करेक्ट। क्या जो समर्थक है वो बिल्कुल वो फ्यूडल माइंडसेट में है कहीं ना कहीं? इसके लिए वोटर्स भी जिम्मेदार होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमारे बिहार से ही, आप लोजपा का एग्जाम्पल देख लीजिए। लोजपा को इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्निशन दे दिया कि पशुपतिनाथ जी के साथ है, राइट, और एक नया फैक्शन बनाना पड़ा चिराग पासवान जी को। लेकिन अगर आप जाके आज ग्राउंड पे किसी से पूछते हैं कि रामविलास जी की पार्टी किसकी हो गई, लोजपा किसकी हो गई, तो चिराग पासवान का नाम लेगा। बिल्कुल, वो पशुपतिनाथ जी का नाम नहीं लेगा। तो वोटर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है लेगेसी से। आज अगर कोई राहुल गांधी को वोट करता है तो इसलिए वोट नहीं करता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए करता है कि इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पोते पर पोते। एकदम सिंपल है। तो अगर एक तरह से फिर कोरोलरी यही हो जाती है कि अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है, अगर आपको अपनी पार्टी बचानी है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आपको सर्वाइवल के लिए आपने अपने बच्चों को पावर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो नीतीश को ये रियलाइजेशन अब हो चुका है। ये रियलाइजेशन मुझे लगता है इतना शार्प पॉलिटिशियन तो हर कोई है, उन्हें भी पता है। जबकि पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको भी पता है
देखिए, उन सबको भी पता है कि भले ही हम कितने बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन फेस के तौर पर अगर हमें रखना होगा तो उनकी लेगेसी को जरूर रखना होगा। विचित्र विडंबना कहेंगे इसको? विचित्र विडंबना, पूरे लोकतंत्र की विडंबना है, पूरे भारत के लोकतंत्र की यही विडंबना। अगर वो नहीं पास ऑन करेंगे, पार्टी खत्म हो जाएगी। 2025 को लेकर के क्या आंकलन है आपका? एक चीज तो मैं समझ रहा हूं कि अगर 25 साल की पत्रकारिता के बाद भी मैं कह रहा हूं, अगर नीतीश कुमार इंटैक्ट रहे तो इतना तो है कि कैटलिस्ट फोर्स हैं, तो मुझे लगता है पलड़ा कहीं ना कहीं एनडीए का भारी तो है। क्या लग रहा है, क्या होगा? मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, देखिए अब पिछले अगर कम से कम 20-25 सालों का इतिहास देखेंगे, कम से कम 2005 के बाद से, तो 3 मेजर पार्टीज हैं, और जिधर भी 2 पार्टीज रहती हैं इनमें से वो ऑलमोस्ट श्योर रहता है कि वो जीती जाएगी। तो एक प्रकार से अभी जो कोलिशन है, प्लस अगर आप 2020 से भी कंपेयर करें तो 2020 में जेडीयू बीजेपी साथ में थी, लेकिन लोजपा अलग लड़ी, मांझी जी अलग लड़े, अभी वो सब भी साथ में। तो 2020 में फिर भी अगर मेजॉरिटी आ गई तो एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी देखे, वाइल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज नॉट प्योर मैथमेटिक्स, फिर भी मुझे लगता है कि जो अभी सोशल कोलिशन बन के आ रहा है इन सभी के साथ रहने के कारण, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मेरे ख्याल से आरजेडी के साइड पे जो कोलिशन बन के आ रहा है, जैसे आरजेडी कांग्रेस है, साहनी जी मेरे को अभी यही 3 मोटा मोटी दिख रहे हैं, लेफ्ट पार्टीज है। लेकिन एक इक्वेशन तो ये भी सुनने में आ रहा है, हालांकि दबी जुबान में ही सही, बहुत सारे राजनेता इस पर चर्चा शुरू कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो ये हिम्मत जुटाई है, ये कन्हैया के माध्यम से पद यात्रा, यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट को दरकिनार कर देना, बताया जाता था कि अखिलेश बहुत करीब हैं, लालू प्रसाद यादव के मोरलेस कठपुतली हैं, एक तरीके से ऐसे आरोप लगते आए हैं। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस कुछ कर पाएगी? हालांकि देखिए, कांग्रेस की ऐसी कवायद मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखी थी। उन दिनों मैं उत्तर प्रदेश में ही था और खाट पे चर्चा शुरू की थी इन्होंने। खाट पे चर्चा की खटिया खड़ी कर ली उन्होंने खुद, और उसके बाद यूपी के छोरे का स्लोगन जो है वो शुरू हो गया था। और आप हसरत देख लीजिए कि पिगी बैकिंग की ज़रूरत उनको वहाँ पे भी पड़ रही है, और यहाँ क्या हसर हो गया, 1990 के बाद से लेकर के क्या स्थिति है। आपको लग रहा है कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि पिछली बार 70 तो ले लिए थे, स्ट्राइक रेट इतना खराब था, तो इस बार लालू जी तो बिल्कुल हाशिए पे लाके छोड़ देंगे? बिल्कुल, उन्होंने 70 लिया था, 19 सीटें जीती थी, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी, और जनरली कांग्रेस का अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो बिहार में ऐसा कोई बहुत बेस बचा नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ वहाँ कुछ वोट्स मिल जाते हैं, और कुछ कैंडिडेट के वोट्स होते हैं जो कांग्रेस के सिंबल पर आ जाते हैं। बेस कांग्रेस का नहीं है बिहार में। लेकिन कांग्रेस को एक जो बल बिना है, मुझे लगता है, एक तो कांग्रेस सबसे पहले थोड़ी सी इरिटेट हो गई है, जो लालू जी ने बयान दे दिया कि ममता को अब लीड करना चाहिए इंडिया वगैरह। तो अब उन कह रहे हैं कि जब क्षेत्रीय पार्टी मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मैं क्षेत्रीय पार्टी को हर जगह सपोर्ट क्यों करता चलूं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब इतनी हठधर्मिता दिखाई कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और जब वो हार जाते हैं तो कांग्रेस ने भी सबक सिखा दिया। तो कांग्रेस को अब एक प्रकार से मेरे ख्याल से क्यों मिल गया, अब उसको दिख गया है कि जो दिल्ली में मैंने किया वो दूसरे स्टेट्स में मैं कर सकता हूं, और वो मेरा बार्गेनिंग चिप हो सकता है कि देख लो, मुझे ढंग से साथ में रखो, मुझे इज्जत से साथ में रखो, नहीं तो जो दिल्ली में आपका हश्र हुआ तुम्हारा यहां हो जाएगा। तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डूबेंगे कांग्रेस। और लेकिन लॉन्ग रन में आपकी तो इतनी जबरदस्त पकड़ है पॉलिटिक्स को लेकर के, लॉन्ग रन में आपको लगता है थोड़ा सा पेशेंस अगर कांग्रेस रखे तो इसका फायदा हो सकता है? एक वो दौर तो था ना 1900 के पहले के स्वर्ण वोट की बात कर लें, दलित की वोट की बात हम कर लें, महादलित की बात कर लें, बाइफर्केशन तो बाद में हुआ, और खासकर के मुसलमान के वोट की बात कर लें, तो इसका एक साइजेबल चंक कांग्रेस के पक्ष में जाया करता था, और उसी को भाजपा ने भुना लिया। सिर्फ मुस्लिम वोट को हटा ले, भाजपा ने उसको भुना लिया। आपको लगता है कांग्रेस अगर अपने पुराने कार्यकर्ता को एक बार फिर से कोई नई संजीवनी दे, थोड़ा पेशेंस रखे, 5-6 साल 7 साल बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में मेहनत कर ले, तो कुछ हो सकता है, कोई भविष्य दिखता है? देखिए, ये तो बहुत स्टेटेड है कि कोई भी पार्टी अगर ग्राउंड से काम करना शुरू करे, 5-10 साल काम करे ढंग से, तो बिल्ड कर सकती है। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उसकी लीडरशिप की प्रॉब्लम है। तो हम उसको अब कितनी भी ऊपर से दवाई लगाते रहें, बैंडेड लगाते रहें, वो घाव बहुत गहरा है। तो जब तक टॉप पे लीडरशिप चेंज नहीं होगा, टॉप से चर्न स्टार्ट नहीं होगा, टॉप से फिर आप सारे प्रदेश अध्यक्षों को टॉप से आप चेंज नहीं करेंगे, जो मैसेजिंग है, आज अगर आप कांग्रेस से पूछे कि तुम्हारा कोर वोट बैंक कौन है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। अगर आप पूछे कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है कांग्रेस की, वो 2 शब्दों में नहीं बता पाएगी आपको। तो इट्स कंफ्यूज स्टेट में है वो
कि जब तक लीडरशिप चेंज नहीं होगा और मैसेजिंग क्लियर नहीं होगी, तभी वो नीचे पास डाउन होगी। नीचे आप अचानक से कार्यकर्ताओं को ठीक करके या कैडर बना के आप बोल सकते हैं कि पार्टी रिवाइव हो जाएगी, मुझे नहीं क्यों लगता। चाहेंगे ऐसा कांग्रेस के लिए? आपके लिए तो ये विन विन नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, सिचुएशन। मैं तो जनरली बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी पार्टी ऐसा करना चाहे, और कांग्रेस का मुझे जो दिखता है हश्र, तो मुझे ये भी पता है कि लीडरशिप चेंज नहीं होने वाला है, और इसलिए फिर ग्राउंड पे भी वो ठीक नहीं होने वाली। कभी हार का ठीकरा तो फोड़ा नहीं जाता उनके ऊपर, कोई ना कोई जो इसके बुट उसमें ढूंढ लिया जाता है। मैं अंत में एक दो सवाल और आपसे करना चाहता हूँ। क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है कन्हैया कुमार का यहाँ बिहार में? आपको याद होगा कि लालू ने एक तरीके से पुरजोर विरोध कर दिया था इनका। अगर उनका स्टेचर बढ़ता है तो परेशानी का सबब बन सकते हैं वो तेजस्वी यादव के लिए। तो कन्हैया का फ्यूचर क्या आपको दिखता है? जी, तो कन्हैया और इनफैक्ट पप्पू यादव, हम दोनों हम लोग सबको पता है कि एकदम क्लियर था। पप्पू यादव ने इतना तो साबित कर दिया कि सपोर्ट आप करें ना करें, डंके की चोट पे इतना तो बता दिया, और राजद के कैंडिडेट को जिस तरीके से परास्त किया। पप्पू यादव को अगर कांग्रेस थोड़ा सपोर्ट कर देता, आपको लगता है कि एक यादव का चेहरा के रूप में उभर सकते हैं? ये डिपेंडेंट अगर वो जीत सकते हैं तो चुनौती तो दे ही सकते हैं लालू परिवार को। जी, वो इनफैक्ट इसीलिए वो मैंडेट दिया गया लालू परिवार से कि मुझे कोई दूसरा यादव लीडर नहीं चाहिए और युवा नेता नहीं चाहिए तेजस्वी के अगेंस्ट। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे नेता हैं, कन्हैया अच्छे वक्ता है, मेरे ख्याल से एसेट प्रूव हो सकते हैं इन पार्टीज के लिए। लेकिन एक जो उनको और ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी, वो जो एक उनका इतिहास चला आ रहा है जेएनयू से, वो ना थोड़ा वॉश ऑफ करना पड़ेगा, मुझे लगता है जो पर्सनली। क्योंकि अभी भी जब ग्राउंड पे आप कई बार जाएंगे तो एक वर्ग जो शायद उन्हें वोट करता, वो इससे बहुत चिढ़ा हुआ रहता है कि तुमने देश विरोधी बातें करी है। बिल्कुल, और इसके नारे भी लग गए, नारे भी लग गए, तो उन्हीं के गांव में। करेक्ट। तो वो अभी तक ना वो उनको लेफ्टिस्ट के तौर पे देखा जाता है कि वो लेफ्टिस्ट विरोधी है, वो मेन कांग्रेसी अभी तक वो नहीं, कांग्रेसी नेशनलिस्ट के तौर पर, एक नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन के तौर पर। एक अंतिम सवाल और आपसे करना चाहते हैं। बड़ी जबरदस्त कवायद शुरू की है यहाँ पर प्रशांत किशोर ने, 18 जिले का वो दौरा भी कर चुके हैं। उसके बाद फिर पता नहीं पद यात्रा क्यों बीच में रोक दी। पहला जो कहते हैं कि एक्चुअली टेस्टेड द वाटर्स उपचुनाव में, जो नतीजे आए जाहिर तौर पर बहुत इंकरेजिंग उनके लिए नहीं होंगे, लेकिन वो कम से कम एक सेम्बलेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि 10% हमने वोट शेयर लिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीके और जनसुराज भाजपा का ही प्लांट है। कोई भविष्य है, या जैसे कहा जाता है कि आप एमीम को यूज़ करते हैं उन इलाकों में मुस्लिम वोट को डिवाइड कराने के लिए ताकि आपको केक वॉक मिले, वैसे ही प्रशांत किशोर का भी इस्तेमाल होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर इतने गलिबल हैं या ऐसे कोई व्यक्ति है जो किसी के द्वारा प्लांट हो जाए और प्लांट हो जाएंगे। बहुत बेसिक स्तर पे अगर पूछेंगे तो एक युवा, पढ़े लिखे युवा का, जागृत युवा का राजनीति में आने का स्वागत होना चाहिए, किसी भी आइडियोलॉजी से आए, किसी भी पार्टी में आए। तो इस कारण से प्रशांत किशोर का बहुत स्वागत करता हूं मैं राजनीति में। और वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये सेकंड बहुत अच्छा सिग्नल है। वो कहीं बोर्डरूम में बैठ के, इसी में बैठ के राजनीति नहीं कर रहा है, दूसरा अच्छा सिग्नल है। तीसरा, मुझे लगता है कि अभी भी वो नई पार्टी है, अभी उसको अपना कोर वोट बैंक एक तरह से जो रिकॉग्नाइज करना, एस्टैब्लिश करना, उसमें वेट करना होगा आपको। जो ये 4 सीटों पे भी आप देखेंगे तो बहुत क्लियर निकल के नहीं आया कि कौन एक्चुअली उनको वोट कर रहा है। वो सब टुकड़े टुकड़े लेनी चाहिए थे प्लूरल से, कम एक सुबह हम जगते हैं और देखते हैं कि तमाम अखबार में फ्रंट पेज पे प्लूरल्स का जबरदस्त, तो उसका प्लूरल्स कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला। मृत्युंजय शर्मा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा सटीक विश्लेषण किया है मृत्युंजय जी ने। ऐसे ही विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आग्रह करूंगा आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की चर्चा में बस इतना।